हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट के स्टेप्स के बारे में, यानी कि गृह प्रबंधन के क्या सोपान होते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जब भी हम होम मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन को लेना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके स्टेप्स को। बेसिकली अगर बात किया जाए या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि होम मैनेजमेंट के कितने आपके स्टेप्स होते हैं, तो आप आंसर देंगे इसके 3 स्टेप्स होते हैं। लेकिन कई कई राइटर्स के थ्रू, कई कई विद्वानों के द्वारा इन जो स्टेप्स हैं, चरण हैं या ये घटक हैं, इनको और भी ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि होम मैनेजमेंट के स्टेप्स कितने हैं, तब आप यहाँ पर 3 स्टेप्स बताएंगे जो मेनली हैं आयोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, और तीसरा है इवेलुएशन यानी कि मूल्यांकन। तो प्रमुखतः 3 घटक होते हैं हमारे होम मैनेजमेंट के। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको 3 ऑप्शन में ना मिले तब आप 4 बताएंगे। 4 जो होते हैं उसमें आपको एक ऑर्गेनाइजिंग को इंक्लूड किया गया है। तो होम मैनेजमेंट के बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और स्टेप्स हैं वो ये 3 हैं: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और अगर आपसे 3 ऑप्शन में ना हो तब आप 4 को बताएंगे, जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएशन। तो जिसमें कि आपके यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग है उस वाले स्टेप को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि किसी भी काम को हमें ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं या फिर हमें क्या चाहिए रहेंगी, वो चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में इंक्लूड इसमें कर दी गई हैं। ये जो हमारे प्रमुख चरण है, मैंने बताया था कि मेनली 3 होते हैं, परंतु अनेक अलग अलग विद्वानों ने इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया है। जैसे कि न्यूमैन ने इनको 5 चरणों में डिवाइड किया है और लिचफील्ड ने भी इनको 5 चरणों में डिवाइड किया है। इन्होंने बताया, न्यूमैन ने, आयोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन, साधनों का एकीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन्होंने इसमें निर्देशन को भी ऐड कर दिया है, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि डायरेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। रिचफील्ड ने कहा है विचारों का संग्रह तथा अवलोकन करना, मीन्स ऑब्जर्वेशन करना और अपने थॉट प्रोसेस को मतलब स्टार्ट करना। फिर उसके बाद है अवलोकन का निरीक्षण, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है आप उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद निर्णय प्रक्रिया, उसके निर्णय प्रक्रिया मतलब आप एक डिसीजन लेंगे। फिर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस जो आप करेंगे, और उसके बाद है क्रिया हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करना। मतलब उन्होंने इसमें इवेलुएशन वगैरह किसी चीज़ की भी बात नहीं की है। फिर उसके बाद है कोटजन ने जो है वो 4 स्टेप्स को बताया है। उन्होंने कहा उद्देश्य प्राप्ति हेतु आयोजन यानी कि प्लानिंग वही करनी है। फिर उसके बाद है संपादन हेतु संगठन यानी कि ऑर्गेनाइज करना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा योजना का क्रियान्वयन यानी कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन या फिर कंट्रोलिंग की बात की है। फिर उसके बाद है इवेलुएशन की बात की है। तो कहीं ना कहीं जो आज जो हम 4 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं वो कोट जिनके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो मैं आपको बताऊंगी वो कोट जिन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जर्नली और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल। तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक विद्वान के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप इसमें से बताएंगे कि कोटजन ने 4 बताए हैं, लिचफील्ड ने 5 बताए हैं, न्यूमैन ने 5 बताए हैं, और मेनली पर होते 3 हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कि ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवेलुएशन हमारे स्टेप्स हैं होम मैनेजमेंट के, ये इनको कंप्लीट कर कर हम अपने गोल को अचीव करते हैं। उनके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। ये रिसोर्सेज हो सकती हैं जैसे कि मनी है, कोऑपरेशन है, एबिलिटी है, टाइम है, एनर्जी है, आपकी नॉलेज है। बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होती हैं आपके किसी भी गोल को अचीव करने, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। जब ये सारी रिसोर्सेज जब आपके पास में होती हैं तब आप अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवेलुएशन की जो स्टेप्स हैं उनको वो फुलफिल कर पाते हैं। ये जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं ये आपके गोल को अचीव करने में, अटेन करने में हेल्प करती हैं, और दे हैव हिडन वैल्यूज, मतलब इनकी अपनी एक वैल्यू होती है। आपके पास मनी होगा तभी आप इक्विपमेंट्स खरीद पाएंगे, आप सामान खरीद पाएंगे। कोऑपरेशन होगा लोगों का तभी आप बहुत बड़े टास्क को आसानी से कर पाएंगे। एबिलिटी होगी करने की तभी आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आपकी उसकी एबिलिटी ही नहीं है, अगर कोई आपसे कह दे कि आपको पायलट बनना है या फिर आपको
आपको एक एरोप्लेन को उड़ाना है तो आप नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपकी वो एबिलिटी नहीं है। आपको ट्रेन को चलाना है तो आप नहीं चला सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास टाइम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आप अपने रिसोर्सेज के थ्रू जाते हुए आप अपने 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लान के बारे में। प्लान यानी कि हमें क्या करना है। वी हैव सम आइडिया, हम उसका विजन देखेंगे, थिंकिंग करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। उसमें बहुत सारे आपके लोगों की राय की आवश्यकता होती है और डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो आपका प्लानिंग है, प्लानिंग किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का आधार होता है। पहले माना जाता था कि मैनेजमेंट का एक पर्यायवाची है, परंतु ये सही नहीं है। ये केवल एक पहला चरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग आपका मैनेजमेंट का पर्यायवाची है तो आप इसमें हाँ नहीं इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे तो आपको उस पर नहीं पे लगाना है, क्योंकि ये चीज़ पहले मानी जाती थी, अब नहीं मानी जाती है। यह कार्य के स्टार्टिंग में होती है प्लानिंग, मतलब काम शुरू करने से पहले। सो किसी भी कार्य को करने से पहले उसे भली प्रकार हमें योजना बनानी चाहिए। बेकार योजना में हमें ज़्यादा टाइम एनर्जी खर्च हो जाती है और हम अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अपना टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए हमने प्लानिंग पहले कर ली। जैसे कि मैंने आपको टीजीटी पीजीटी की वीडियोस अपलोड करने से पहले मैंने आपको एक अपना प्लानिंग बताई थी कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, कि अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं सीटेट क्लियर हूँ, मैं रीट क्लियर हूँ, मैंने 2016 का अपना होम साइंस टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, मैं मास्टर्स हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ें आपके अंदर एक ट्रस्ट को बिल्ड करेंगी कि यस शी हैज़ इनफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, शी हैज़ इनफ नॉलेज फॉर गाइडेंस। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मतलब सिलेबस क्या है, हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको किस किस तरीके से तैयारी करवाऊंगी। आपको ना केवल नोट्स होंगे, ना केवल आपका कंटेंट वाइज, आपका सिलेबस वाइज कंटेंट चलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको बताया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये मेरी प्लानिंग थी जो मैंने आपके सामने रखी और जिससे आपको लगा कि हाँ हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है। ये जो प्लानिंग होती है हमें हमारे गोल को अचीव करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि समस्या को पहचान करना। जैसे कि हमारी क्या समस्या थी कि हमको अपना टीजीटी पीजीटी हमें अपना टीजीटी पीजी 2020 क्लियर करना है। तो हमने समस्या की पहचान की, फिर विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया। आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि मैं कोचिंग कर लूँ या फिर मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, मैं बुक्स ले लूँ या मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, मैं गूगल से पढ़ लूँ, मैं या फिर कहीं से बुक्स बोरो कर लूँ। तो आपने बहुत सारे विकल्पों का मूल्यांकन किया होगा। फिर उसके बाद आपने एक विकल्प चुना होगा, अच्छा, जो आपको लगा होगा कि मैं कुछ सेल्फ स्टडी करूँगी, मैं अपने यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करूँगी और मैं सेल्फ नोट्स बनाऊँगी। फिर उसके बाद है कार्य योजना को तैयार करना। फिर आपने एक कार्य योजना बनाई होगी कि आप कितना टाइम देंगी, आप प्रैक्टिस सेट्स भी फॉलो करेंगी, जो लोग बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें भी देखेंगे और सेल्फ स्टडी भी करेंगे। इस तरीके से कार्य योजना आपने तैयार की होगी। फिर है उन उतार चढ़ावों को स्वीकार करना। जैसे कि किसी किसी दिन मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, समहाउ हो जाता है कि मैं वीक में 5 या 4 वीडियोज़ अपलोड कर पाती हूँ, अदरवाइज 90% आपका जो क्लास है वो रेगुलर होती है। तो इस तरीके से उतार चढ़ाव आपके भी होते हैं कि आप किसी दिन पढ़ पा रहे हैं, यानी जैसे कि दीपावली का फंक्शन हुआ तो हम लोग उस टाइम पर प्रिपरेशन के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए भी हम प्रिपेयर रहते हैं अपनी प्लानिंग में, कैसा होगा तो हम अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के जो फॉलो किए जाते हैं। फिर होता है कंट्रोलिंग, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। मैंने ऑर्गेनाइजिंग को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली जो भी आपने प्लानिंग बनाई हुई होती है उसको आप फील्ड में मतलब अप्लाई कर देते हैं, जो भी आपको करना है। तो उसमें आप जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि आप इसे इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप उस तरीके से उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। कंट्रोलिंग में होता है ये द्वितीय चरण होता है, इसमें प्लानिंग को लागू किया जाता है। कंट्रोलिंग में मतलब जो भी आपने ऑर्गेनाइजिंग की थी, आपने सोचा था, उसको लागू किया और उसको कंट्रोलिंग में उसमें देखा जाता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, मतलब
यहाँ पर आपका पैरेलली आपका इवैल्यूएशन सा चलता रहता है और आप उसमें अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग स्टेप होता है, क्योंकि आप इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की, लीडरशिप की, मोटिवेशन की, इन सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तब आपकी कंट्रोलिंग अच्छी चलती है और आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो पाती है। प्लानिंग करते वक्त हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे कि हमारे ये मैनेजियल फंक्शंस क्या हैं, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, हम मतलब हमारी कंटिन्यूस एक्टिविटी होनी चाहिए। इसी तरीके के डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को, स्टेप्स को लेकर अपनी प्लानिंग को रन करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके कंट्रोलिंग के स्टेप्स की, तो कंट्रोलिंग के स्टेप्स बेसिकली 3 हैं। पहला है इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है चेकिंग और तीसरा है एडजस्टिंग। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो आप पहले उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि आप उस चीज़ को लागू करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, फिर उसका बीच बीच में देखेंगे कि ये सब काम ठीक चल रहा है या नहीं, मैं पढ़ पा रही हूँ या नहीं, ये जो टीचर जिसको मैंने अपने पढ़ने के लिए, अपने गाइडेंस के लिए मैंने सोचा था ये मेरी हेल्प करेंगे, क्या ये सही से उस अपने मोटिव को पूरा कर रही हैं या नहीं, मेरी बुक्स मेरे पास सफिशिएंट है या नहीं, मैं टाइम दे पा रही हूँ या नहीं। इस तरीके के आप चेकिंग करेंगे। आप शॉर्ट टर्म जो आपका इवेल्युएशन है वो करेंगे। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट, अगर कुछ आपको लगता है चेंजेस की ज़रूरत तो आप वो चेंजेस करेंगे, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव करने में एक स्टेप और आगे बढ़ सकें। इवेल्युएशन आता है फिर हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें कि यह एक तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पूर्व के कार्यों का वर्तमान में के परिणामों से परीक्षण करता है, जिससे भविष्य की प्रभावशाली निर्णय लिए जा सके। यानी कि आपने पास्ट में जो भी अपना प्लानिंग बनाई थी और उसको आपने आपने उसको इम्प्लीमेंट किया था, जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आया है उसको इवेलुएट किया जाता है, सो दैट आप आपके फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग बनाए उसमें आपको पता चल सके कि आपने क्या चीज़ बनाई थी, कैसे बनाई थी, कहाँ बनाई थी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया था। ये सारी चीज़ें इवेल्युएशन में आती हैं। ये अंतिम चरण है, इसमें परिणाम देखे जाते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति देखी जाती है। बेसिकली इवेल्युएशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिलेटिव इवेल्युएशन और एक एब्सोल्यूट, जिसे हम हिंदी में औचक मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन कहते हैं, या फिर सापेक्ष या निरपेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। एक होता है इवेल्युएशन आपका शॉर्ट टर्म इवेल्युएशन और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म आपका जो है वो भी आपके सापेक्ष मूल्यांकन में आएगा और लॉन्ग टर्म भी आपका निरपेक्ष मूल्यांकन में आएगा। मूल्यांकन को सापेक्ष जो मूल्यांकन होता है, इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है, मतलब आपने जो भी अपनी प्लानिंग की थी उसकी किस हद तक आपने उसको अचीव कर लिया है अपनी प्लानिंग को, इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है। मतलब आप इसमें कंपैरिजन करते हो। यह सामाजिक व साधारण होती है। तुलना निम्न आधारों पर की जाती है, जैसे कि पूर्व की योजना के लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं, वर्तमान योजना के लिए निश्चय किए गए लक्ष्य क्या हैं, हमारे परिवार या संस्था द्वारा क्या प्राप्त लक्ष्य उनके द्वारा क्या प्राप्त हुए हैं लक्ष्य, और व्यक्ति की कार्य क्षमता कैसी है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि यदि एक कर्मचारी पूरे दिन का कार्य योजना के अनुसार बिना थके काम करता है और वो क्या समझ लेता है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली और वो सेटिस्फाई हो जाता है, और जिससे कि लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होंगे, मूल्यांकन करना उतना ही आसान होगा। यानी कि जो एक पर्सन है वो जब छोटे छोटे चीज़ों को इवेल्युएट करता है, मैंने कहा था ना एक शॉर्ट टर्म इवेल्युएशन होता है, आप साथ के साथ चेक करते जाते हैं कि मैंने ये चीज़ चाहिए थी, ये मैंने अचीव की या नहीं की। जैसे कि आप डेली बेसिस पर जो आप इवेल्युएशंस करते हैं, ये दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल इवेल्युएशन बेस्ड ऑन टाइम। इस प्रकार के मूल्यांकन एक में दो प्लान, मतलब एक या दो प्लान्स के लिए ये आपके यूटिलाइज होते हैं। जैसे कि जो होम मेकर्स होती हैं वो करती हैं कि आपने कोई भी सब्जी बनाई है, कुछ स्पेशल ट्राई किया, तो आप उसको इवेलुएट करती हैं, आप शॉर्ट टर्म में इवेलुएशन करती हैं कि ये अच्छा बनाता है नहीं है, मुझे इसमें किस चीज़ की ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यह मूल्यांकन समय और शक्ति को बचाता है और ये प्रोसेस जो है वो मतलब प्रोसेस की एंड पर की जाती है। जैसे कि दो प्रोग्रामों की तुलना
तुलना करना, जैसे बर्थडे पार्टी हुई हमारी तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था हमारा, तो हम उसमें एवेलुएट करते हैं कि हमने पिछली बार ऐसे किया था, हमारे इस बच्चे के पे हमने ऐसे किया था, इस पर ऐसे किया था, तो कि कौन सा ज़्यादा बेटर था। तो इस तरीके से सापेक्ष मूल्यांकन होता है, जिसे हम रिलेटिव इवेलुएशन भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक और टर्म है औचक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा निरपेक्ष मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में तुलना करने की जरूरत नहीं होती, मतलब आप जो रिलेटिव आपका वैल्यूएशन होता उसमें आप कंपैरिजन कर रहे थे, और इसमें आपको कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती है, या इसमें क्योंकि जब भी आप आयोजन करता किसी कार्य की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करता है, तब उसके मस्तिष्क में उस कार्य के परिणाम का चित्र अवश्य होता है, मतलब फाइनल रिजल्ट्स को देखता है। यदि उस कार्य में से उसका निश्चित परिणाम कम हो तो वह समझता है कि प्रगति मंद है और कार्य पूर्ण कुशलता से संपन्न नहीं हुआ है। यदि कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है तो वह समझता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। मतलब अगर लगता है कि बीच में भाई आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि आपने पढ़ाई स्टार्टिंग में शुरू की बड़े जोरों से कि आप 4 घंटे का टाइम देंगे, पर उसके बाद आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए ड्यू टू सम योर ड्यूटीज, ड्यू टू सम अदर XYZ जो भी रीजन हो, या फिर आपने मन ही नहीं किया पढ़ने का, क्योंकि अभी फॉर्म डिले हो गए, पता नहीं फॉर्म कब आएंगे, पता नहीं कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब वैकेंसी के लिए वो नोटिफिकेशन आएगा, जब आएगा हम तभी एकदम से मतलब उस चीज़ को घूंट के पी जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको स्लोली स्लोली आपको चीज़ें सीखनी होती हैं। अभी भी जब अगर मैं कह रही हूँ कि न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट है, तो आपको लगता है कि वो कंप्लीट है, मुझे नहीं लगता वो कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो कंप्लीट है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस बहुत चीज़ें आती हैं जो कि न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है, और जिनको मैं आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिलहाल मुझे अभी ये सिलेबस वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, जिनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसी में से इतना ही सिलेबस आ जाएगा और इतनी में से चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से मतलब जो आपको मार्क्स गेन करने, क्योंकि इंटरव्यू भी आपके पास अब है नहीं TGT में, तो इसीलिए इस तरीके आपको प्रिपरेशन को और हार्ड करना होगा। तो हमें जितना टाइम मिल रहा है, हम जितना स्लोली स्लोली अपनी चीज़ों को करते जाएंगे, उतना हम उस पर अपनी ग्रिपिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमारी पकड़ उस पर तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी चीज़, आपकी ये स्टडी आपकी डेली हैबिट में आ जाएगी। जब डेली हैबिट में चीज़ होती है तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस में भी वो इंक्लूड हो जाती है। तो बेसिकली आपका जो एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन होता है, इसमें विस्तार से योजना का मूल्यांकन किया जाता है और प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि आपके हर एक स्टेप को आप उसमें इवैल्यूएट करते हैं। योजना के प्रत्येक चरण की सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमने पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जिस व्यूअर ने जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे बोला था, तो मैंने आपकी ये वीडियो कंप्लीट कर दी है। अगर होम मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं टिल सैटरडे, यानी कि आज है आपकी 23 आई थिंक, 24 और 25 तक मैं आपकी जो डिमांड्स वाली वीडियोज़ हैं उनको अपलोड कर दूंगी होम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आपको कोई भी और क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई वीडियो आप चाहते तो बताइए। अदरवाइज मैं मंडे से आपके जो न्यू आपके यूनिट है हेल्थ वाली, उसको स्टार्ट कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।